दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ग्रहों के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय उद्यान, पारिस्थितिकी तंत्र, ओजोन परत और सौर ऊर्जा, इतने टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे और इनकी सभी जानकारी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इनको याद रख सकते हैं, इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्रहों की जानकारी। ग्रहों की जानकारी में सबसे पहले ये आता है कि ग्रहों का सूर्य से क्रम क्या है। तो सबसे पहला जो ग्रह है आपका वो बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे पास में है। उसका शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, अरुण और वरुण, ये क्रम है। अब इस क्रम को हम याद कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब बुध ग्रह है, बुध ग्रह को बुधवार मान लेते हैं, ठीक। फिर अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन काउंट करें। बुध के बाद कौन सा था, बृहस्पति हटा देंगे, फिर कहा था शुक्रवार। इस तरह बुधवार, फिर शुक्रवार, फिर रविवार, फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार। तो यही क्रम हो गया आपका, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन अगर काउंट करेंगे तो हम ग्रहों का सूर्य से क्रम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सूर्य से सबसे पास में ग्रह कौन सा है, आपका बुध ग्रह। और सबसे लास्ट में ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, आपका वरुण ग्रह, ठीक। इस तरह आपका ये कवर हो गया कि सूर्य से क्रम किस तरह हम याद रख सकते हैं, क्या क्रम है ग्रहों का, इनके बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब ग्रहों की सामान्य जानकारी। कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो उनको हमने कवर किया है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह, मतलब किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, इसका है बृहस्पति ग्रह, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे। अब इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा शब्द किस ग्रह में यूज हुए, जैसे बुध में, शुक्र में 2, मंगल में 3, शनि में 2। तो बृहस्पति में सबसे ज़्यादा शब्द यूज हुए हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा शब्द उसके सबसे ज़्यादा ग्रह। इस तरह रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक। अगला आता है सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल वाला ग्रह। अब सबसे समझ लेते परिक्रमण काल क्या होता है। परिक्रमण काल वो होता है जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा समय में लगाता है उस कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा समय में सूर्य का परिक्रमा करता है, इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, बड़ा नाम बड़ा ग्रह, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, चमकता कौन सा है, शुक्र ग्रह। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, ठीक, मंगल जो है, मंगलवार मतलब किसका दिन, भगवान हनुमान जी का दिन। हनुमान जी की मतलब जैसे बंधन लगाया था, लाल लगाया, तो इस तरह याद कर सकते हैं। लाल मतलब मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, ठीक। सांझ का तारा शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन क्यों बोला जाता है, इसका जो मास, द्रव्यमान है, एरिया, क्षेत्रफल और इसकी रेडियस, त्रिज्या है, वो किसके बराबर है, पृथ्वी के बराबर है। इस वजह से लगभग बराबर है, तो इस वजह से पृथ्वी को, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और आसपास हैं भी क्रम में, बुध का शुक्र, शुक्रवार पृथ्वी आती है आपकी, ठीक। इस तरह याद रख सकते हैं, पृथ्वी की बहन हो गया, ठीक। अब उपसौर और अपसौर, ये क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर समझ में आ गया। उपसौर तब होता है जब पृथ्वी परिक्रमा करते करते सूर्य का जब सबसे पास में आ जाती है सूर्य के, तो उसे उपसौर बोलते हैं। तो ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है, ठीक। उपसौर का होता है, उपसौर हो गया। अपसौर कौन सा आता है, जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है, ठीक। ये आपके सौर उससे ग्रह से संबंधित क्वेश्चन थे, उनकी जानकारी ले ली हम लोगों ने। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इससे क्वेश्चन निश्चित ही आता है आपका पर्यावरण में, चाहे टेट का पेपर हो,
चाहे सीटेट का पेपर हो, चाहे लेखपाल पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, किसी में एक ना एक क्वेश्चन ये आपको मिल ही जाएगा। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। अब याद कैसे रखेंगे? गिरि गा से स्टार्ट हुआ और गा से ही कौन सा राज्य का नाम भी स्टार्ट हुआ? गुजरात। तो गा और गा, गिरि राष्ट्रीय उद्यान और गुजरात, इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक। उसके बाद आता है दुधवा एवं चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। अब हाँ, गिरि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जान लेते हैं कि शेरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। ये भी क्वेश्चन इससे मतलब रिलेटिव पूछा जा सकता है कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस लिए बनाया गया? शेरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। दूसरे पे आते हैं दुधवा एवं चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। ये कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? दुधवा मतलब दूध से रिलेटेड। दूध कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा, उत्तर प्रदेश में दूध पैदा होता है, उससे दुधवा। एवं चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा दूध पीती हैं। कहाँ पे पीती? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेट हो गए दुधवा चंद्रप्रभा। कहाँ पे हैं? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक। और इस काय के लिए फेमस है? ये उद्यान बाघों और बारह सिंहों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों और बारह सिंगा के लिए। ठीक। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी, दूध से खीर भी बन गई। तो इस तरह तीन चीज़ें आपके रिलेट होंगी, दुधवा, खीरी, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा दूध की खीर बनाकर उत्तर प्रदेश में पी रही हैं। इस तरह याद रखते, मतलब चीज़ों को रिलेट करोगे तो वो चीज़ जल्दी आपको याद रहेगी और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये आपका असम है। ठीक। अब ये किस लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ये याद रखना, काफ़ी बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। ठीक। और 1985 में ये विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित भी किया गया। तो विश्व विरासत के रूप में इसको इंक्लूड भी कर लिया गया। अपने भारत देश में कितने ऐसे उद्यान हैं या अभयारण्य हैं जो विश्व विरासत के रूप में रजिस्टर्ड हो गए हैं? तो वो हैं आपके 10। ठीक। ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घाना पक्षी विहार कहाँ पे? घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? ये आपको, इसका पूरा नाम है केवलादेव घाना विहार पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इससे पहले इसका नाम भरतपुर पक्षी विहार था। ये कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर जगह में है। ठीक। तो इससे आप भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है? इसमें हजारों दुर्लभ और विलुप्त जातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जो विलुप्त हो गए हैं और जो बहुत ही दुर्लभ हैं, वो भी पक्षी इसमें घाना पक्षी विहार में पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। ठीक। अगला आता पेरियार अभयारण्य, ये कहाँ पे है? आपका केरल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल है। सुंदरबन डेल्टा पर स्थित है, इसलिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इस सुंदरबन में सबसे मतलब मेन किस लिए फेमस है? ये रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। ठीक। अब सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की अन्य जानकारी, इससे संबंधित और भी जानकारी जो है वो भी कवर कर लेते हैं हम लोग। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इसमें लगभग 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। ठीक। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है या पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम हिमेश है। ये भी याद रखना आप। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? नागार्जुन। अब इसको याद कैसे? नागार्जुन एक हीरो है साउथ का, उससे वो कहाँ पे है? नागार्जुन साउथ का हीरो, उससे रिलेट करके आंध्र प्रदेश आप याद रख सकते हैं।
तो ये हो गया आपका नागार्जुन सागर सबसे बड़ा। अब पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी के क्वेश्चन के बारे में आप लोग जान लेते हैं। पारिस्थितिकी सबसे पहले ये जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। किसी भी जैव समुदाय अपने अजैव वातावरण के साथ जो गहरा संबंध होता है तथा अजैव वातावरण के साथ संबंध जो होता है तो उसे परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या, एक जो पारिस्थितिकी अपने से समझिए, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड, हम लोग रहते हैं जहाँ पे वहाँ पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, घास भी है और मांसाहारी है, शाकाहारी है और दोनों भी हैं, तो हम लोग एक दूसरे पर रिलेट हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे कि हिरन ने घास आई, घास को किसने खाया, हिरन ने खाया, हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया, तो एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं है, तो यही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, अब पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आएगा, मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है, मतलब ये घास फूस भी खा लेता है, मतलब साग सब्जी भी खाता है और ये मांस भी खाता है, इसलिए द्वितीयक बोला जाता है, प्रथम एवं द्वितीय उपभोक्ता बोला जाता है, ये दोनों चीज़ें खाता है। ये शेर नहीं, शेर केवल मांस ही मांस खाता है, हिरन जैसे घास ही घास खाती है, मनुष्य दोनों चीज़ों का खाता है, इसलिए इसे प्राथमिक दोनों द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में जाना जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी। जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो बताया गया वो एजी टांसले साहब ने बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब क्या, इसमें एनर्जी मतलब ऊर्जा का संरक्षण भी होता है और विनाश भी होता है। ठीक, इसलिए इसे खुला तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक लचीला तंत्र है, ये भी पॉइंट काफी बढ़िया है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र या पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्र। तो समुद्र सबसे ज्यादा जगह में फैला हुआ है पृथ्वी पर, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसमें हो गया, किसका हो गया, समुद्र का हो गया। और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का होता है। ठीक, अगला पॉइंट जो पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. रोजेन ने किया। अब जैव विविधता पे आ गया क्वेश्चन कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, W.G. रोजेन द्वारा किया गया। ठीक, रेड डाटा बुक में, जो रेड डाटा बुक होती है वो विलुप्त की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों एवं पशु पक्षियों जातियों की सूची को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो पशु पक्षी या जो मतलब पौधा विलुप्त हो गया है उसको रेड बुक में इंकित किया जाता है। अब कब, कितने समय में, ये पिछले मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में हमने बताया था, कितने साल में कोई भी पशु या पक्षी या पौधा विलुप्त माना जाता है। 50 साल तक वो नहीं दिखाई दिया तो वो विलुप्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, सुकोया। ठीक, सिक्किम राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ठीक, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये हमने पिछले वीडियो में जो ऑप्शनल बनाए थे वीडियो, उसमें भी हमने ये प्रश्न डाला था आपका। ठीक, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा तरफ बढ़ते जाएंगे जैव विविधता बढ़ती जाएगी आपकी। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। ठीक, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग आते हैं जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित। ये भी आपका बहुत ही बढ़िया टॉपिक है।
मतलब इससे भी क्वेश्चन आपका पर्यावरण में जरूर आता है, पर्यावरण के पेपर में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस है, सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये का हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वृक्षों से मिलती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहेंगे, वृक्ष नहीं होंगे, अगर वनों का विनाश करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कौन से वनों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। ठीक। मेथेन, मेथेन गैस कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब कहाँ से मतलब देखी जाती है, प्राप्त होती है नम भूमि, दलदला भाग होता है या कृषि कार्य कूड़े ढेर में, कूड़ा कई दिनों का पड़ा हुआ है कृषि कार्यों का, तो उसमें भी मेथेन गैस आपकी निकलती है। फिर इसमें ग्रीन हाउस की तीसरी गैस आती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये कहाँ से प्राप्त होती है, जैव ईंधनों के दहन से प्राप्त होती है। ये तीनों जो गैसें हैं वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं आपकी। ठीक। अब क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल बनवाया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और यह 16 फरवरी 2005 में लागू किया गया है। कब लागू किया गया, 16 फरवरी 2005 में लागू गया है। तो इससे क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हाँ। अब ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी, जोसेफ फोरियर ने दी थी। किसने दी थी, जोसेफ फोरियर ने दी थी। अगला आते हैं ग्रीन हाउस से संबंधित कुछ पॉइंट पे। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, पर्यावरण के जिसमें पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो उसका मुख्य कारण कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। किस देश को कार्बन नेगेटिव के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक है, वो कौन सा देश है, भूटान। यहाँ पर नियम भी बनाया गया संसद द्वारा कि 70% जगह में पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये संसद के द्वारा नियम इनके पारित है, इनके भूटान में। ठीक। अगले आते हैं हम लोग, जुगती करने वाले पशु मेथेन, जो पशु नहीं ऐसे मुंह चलाते रहते, उसका सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, मेथेन गैस का उत्सर्जन करते, उसको मेथेन गैस उससे उत्सर्जित होती है। ठीक। सीएनजी, सीएनजी आप जो गाड़ियों में पड़ती है, उसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसका एलपीजी का नाम, पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। अगले आते हैं ओजोन से परत, ओजोन परत से संबंधित प्रश्न। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पर्यावरण में। जो जो टॉपिक मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हमने सही से कवर किया है, और जो प्रश्न छूट जाएंगे जो पॉइंट को, वो ऑप्शन देंगे, उसके से रिलेटिव जितने भी प्रश्न बने उनको भी अगले अगले वीडियो में कवर करें। 5-6 वीडियो में हम पूरा पर्यावरण आपका कवर कर देंगे, जो कि आपका क्विक रिवीजन के काम आएगा। लास्ट टाइम एग्जाम चल रहा है, लास्ट टाइम एग्जाम से पहले आपका ये काम आएगा। ठीक। तो ओजोन परत के संबंधित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ओजोन परत के चरण का प्रथम प्रमाण द्वारा, ये आपका गलत लिख गया है, ओजोन परत के चरण का प्रथम प्रमाण, गलत क्वेश्चन, एक गलत पॉइंट नोट हो गया। अगर दूसरा देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती, किसमें नापी जाती है, डाप्सन, छूट गया। वो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसकी इकाई कौन सी है, डाप्सन। और ओजोन परत की मोटाई कितनी है, 300 डाप्सन यूनिट है। कितनी है, 300 डाप्सन यूनिट है। अब कब कहा जाता है ओजोन में छिद्र हो गया, अगर इसकी मोटाई 100 डाप्सन यूनिट रह जाती है तो उसमें कहा जाता है ओजोन में छिद्र हो गया है। ठीक। अगला आता है वियना समझौता। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका। वियना समझौता किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत मुख्यतः समताप में उपस्थित है। किस वायुमंडल में स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, सीएफसी। कौन सी गैस स्थायी है, उत्तरदायी है, सीएफसी गैस।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी CFC गैस है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर है। अब आ जाते सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया। अब ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। जेट्रोफा एक बायोडीजल फसल है। जेट्रोफा कैसी फसल है? बायोडीजल फसल है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन में आता है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण मतलब जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, वो नवीनीकरण। अनवीनीकरण में कौन कौन सी आती है? जैसे पेट्रोल डीजल, ये खत्म हो जाएंगे, ये अनवीनीकरण में आती है। सौर ऊर्जा किसमें आती है? नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन में आती है। ठीक, एथेनॉल को हरित ईंधन कहा जाता है। कैसा ईंधन है? एथेनॉल हरित ईंधन। और ये किससे प्राप्त होता है? मक्के की खेती से प्राप्त होता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। इस तरह हमने 3-4 टॉपिक आपके कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए टॉपिक आपके कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।